welcome students. This is Shrishti here. Today we are going to start the second chapter of our history which is New Kings and Kingdoms. It means that कि नए राजा और नए राज्य कैसे बने इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 7th में नॉट ओनली अबाउट सेकंड चैप्टर में हर एक चैप्टर की अगर बात करूं या फिर क्लास 7th की मेन हिस्ट्री के कंटेंट की अगर बात करूं तो हमें 700 AD से लेकर 1200 AD तक की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है. ये हमारा मूल कंसेप्ट है पूरे क्लास 7th की. सेकंड चीज़ अगर मैं इस चैप्टर की बात करती हूँ तो इस चैप्टर में हम लोग न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे. इट मीन्स नए राजा और नए राज्य के बारे में हमें पढ़ाई करनी है. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग मूव करेंगे क्लास 6 की तरफ कि हम लोग किस तरीके से एंशियंट ट्रेडिशन के बारे में क्लास 6 में देखे थे कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग किस तरीके से अर्ली मैन ने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना शुरू किया, कितने सारे इन्वेंशंस किए और धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया कि नए मॉडर्न वे में रहना स्टार्ट किए. तो इस तरीके से नए राज्य बने, नए किंगडम्स बने, नए राजा आए, नई डायनेस्टीज बनी, राजाओं ने रूल करना स्टार्ट किया. तो ये कंसेप्ट ही इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि यहीं से आधार मान के इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से नए नए किंगडम्स का इमर्जेंस होना स्टार्ट होता है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में एक और बहुत बड़ी बात है कि राजा होते थे, लेकिन राजा थे कौन, राजा किस तरह का होते थे वो हम लोग देखेंगे. और दूसरा चीज़ उनके बारे में हमें ये जानना है कि राजाओं का जो एक कंसेप्ट बना था दिमाग में कि राजा किस तरीके से होते थे, उनका बिहेवियर कैसा होता होगा, उन लोग रूल ओवर किस तरीके से करते होंगे. तो इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो अब यहाँ के बाद मेन चीज़ हम लोग देख लिए कि बेसिक कंसेप्ट जो है हमारा क्लास 7th का सेकंड चैप्टर का यही है. अब हमारा जो चैप्टर अगर स्टार्ट करने की बात करते हैं तो चैप्टर के वेरी बिगनिंग में यानी कि एकदम स्टार्ट में आप लोग देखोगे कि एक मैप बना हुआ है. ठीक है, आपके चैप्टर के स्टार्ट में आपके बुक में एक मैप बना हुआ है और उस मैप में 3 किंगडम्स की चर्चा की गई है. वो है गुर्जरात, पाल्स एंड चमन्स. ठीक है, इन 3 किंगडम्स को दर्शाया गया है और ये दोनों किंगडम्स के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. और जो चमन्स थे उनके मैं बारे में बता दूं आपको कि चमन्स आज के चौहान्स, आज के जो हमारे चौहान्स होते हैं उनको पहले चमन्स कहा जाता था. तो इन तीनों किंगडम्स को हमारे मैप में शो किया गया है बुक में. नई डायनेस्टीज बनी हम लोगों ने देखा. तो ये बात है कि हमें पूरे क्लास 7th की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो 700 AD से लेकर 1200 AD तक हमें पढ़ना है. तो मेनी डायनेस्टीज इवॉल्व आफ्टर 7th सेंचुरी. अगर 7वीं शताब्दी की हम लोग बात करते हैं तो उसके बाद बहुत नए नए डायनेस्टीज बने जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. किंगडम्स जो होते हैं वो अपने आप में लार्ज होते हैं. जब लार्ज किंगडम्स डायनेस्टीज बनती हैं इसके बारे में भी हम देखेंगे कि किस तरीके से किंगडम्स जो होते हैं वो डायनेस्टीज में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि किंगडम्स डायनेस्टीज में तो डाइवर्ट होते ही हैं, बट आखिर किस तरीके से उनका डाइवर्जन होता है, वो डायनेस्टीज में किस तरीके से चेंज होते हैं. तो आप लोग देखोगे कि किसी एक फैमिली को उठाओ जिसका रूलिंग जो है काफ़ी दिन तक हमारे इंडिया पे रहा है, जिसकी रूलिंग हिस्ट्री काफ़ी लंबी रही है. एग्जाम्पल हम लोग किसी ऐसी फैमिली को लेकर चलेंगे या फिर किसी ऐसी फैमिली की बात करेंगे जिन लोगों ने काफ़ी समय तक हमारे इंडिया पे रूल करा है. उसी फैमिली में हम एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं शाहजहां, अकबर, बाबर. इन सब का जो फैमिलियर बैकग्राउंड रहा है वो सेम रहा है. काफ़ी दिनों तक इन लोगों ने इंडिया के ऊपर रूल किया है. तो इस तरीके से क्या होता है कि एक ही फैमिली के जब लोग काफ़ी समय तक रूल करते रह जाते हैं तो वो किंगडम धीरे धीरे डायनेस्टीज में कन्वर्ट हो जाती है. अब हम देखेंगे कि वाई आर वी स्टडिंग अबाउट देम. एक सवाल यहाँ से उठेगा कि हम आखिर उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. राजा तो बहुत सारे लोग होते थे, कई तरह के राजा होते थे, तो इनमें ऐसी क्या खासियत थी, क्या ये और राजाओं से अलग होते थे जो हमें इनके बारे में स्टडी करनी पड़ रही है. या फिर हम लोग इस चैप्टर में जो बेसिक बात देखेंगे वो ये देखेंगे कि हाउ देयर वाज स्ट्रगल फॉर पावर के लिए किस तरीके से सारे राजाओं के बीच, सारी डायनेस्टीज के बीच, सारे किंगडम्स के बीच जो था वो स्ट्रगल चलता आया. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम इन राजाओं के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं. राजा तो बहुत होते थे लेकिन आखिर क्या डिफरेंस था इनके बारे में. तो सबसे पहला बात कि मैं बता दूं कि इंडिया का जो मैप है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता था. ऐसा क्यों होता था मैं बता दूं कि कई दफ़ा जब किंगडम्स में लड़ाई होती थी तो कोई एक किंगडम जीतता था तो वो उसका जो जगह होता था ऊंचा हो जाता था. जो किंगडम हारता था और पहले से अगर जीतता आया हो तो हार के फिर नीचे आ जाता था. तो इस तरीके से जो इंडिया का मैप था वो फ्लक्चुएट करता रहता था और इस वजह से जो किंगडम्स की पोजीशंस थी मैप में वो भी नीचे ऊपर करते रहती थी. और एक चीज़ और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पावर को अडॉप्ट करने के लिए इन किंगडम्स के बीच स्ट्रगल्स रहा, इस बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे.
सबसे जो मेन कंटेंट की बात करी हमने कि जो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें जानना है, और कई सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन था। अब चैप्टर के अगर मूल कंटेंट की बात करें कि चैप्टर के अंदर क्या समाहित है, किन चीज़ों के बारे में हमें ध्यान देना है, तो पहला बात जो हम लोग देखेंगे कि इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, किस तरीके से नई डायनेस्टीज बनती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज दे ऑल आर द मेन कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। सेकंड जो मेन कंटेंट है हमारा ये है कि हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वाज कैरिड आउट इन किंगडम, जो भी किंगडम्स बनते थे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से चलाया जाता था, ये बेसिक कंसेप्ट होंगे इसके बारे में। थर्ड जो हम लोग देखेंगे वो है प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स, ठीक है, प्रशस्तिज और लैंड ग्रांट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फोर्थ जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि वारफेयर फॉर वेल्थ, कैसे दौलत के लिए लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया, किस तरीके से उन लोगों को जमीन जायदाद हर जगह के जमीन को अडॉप्ट वो लोग करना चाहते थे, हर जगह का जो पैसा होता था, वहाँ का जो वेल्थ होता था, ट्रेजरी होती थी, उस पर अपना वर्चस्व हासिल हो, इसके लिए एक किंगडम्स कैसे दूसरे किंगडम से लड़ते रहते थे, ये हम देखेंगे। और पांचवा जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है कि स्टडी ऑफ चोलाज हम लोग करेंगे, चोला डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस डायनेस्टी के पढ़ने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि चोला लोगों की किंगडम्स कैसे होती थी, किस तरीके के टेम्पल्स का उन लोगों ने निर्माण कराया, या फिर चोला के टाइम में जो टेम्पल्स होते थे उसके बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। उस टाइम के एग्रीकल्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इरिगेशन से रिलेटेड भी थोड़ी जानकारी लेंगे। और दूसरी चीज़ जो चोलास के बारे में हमें पढ़नी है वो है कि हमें उन लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है कि चोला का जो अंपायर होता था उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता। हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग अब जो टॉपिक है वो देखेंगे कि इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ न्यू किंगडम्स की किस तरीके से नए किंगडम्स का निर्माण होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं बता दूं आपको कि देयर वेयर किंग्स, राजा हुआ करते थे और राजा के अंडर में जो थे वो लैंडलॉर्ड्स या फिर चीफ जो होते थे, चीफ काम किया करते थे, ठीक है। चूंकि साम्राज्य बहुत बड़ा होता था, अंपायर बहुत बड़ा होता था, तो किंग क्या करता था कि एरिया वाइज लैंडलॉर्ड्स को नियुक्त करता था, एरिया वाइज जमींदार को वो नियुक्त करता था। तो छोटे छोटे एरिया में किंगडम्स को डिवाइड कर दिया जाता था और हर किंगडम पे एक लैंडलॉर्ड नियुक्त कर दिया जाता था। जब डिवाइड होता था तो सब लोगों के लिए अलग अलग एरिया बन गया। कुछ लोग ऐसे होते थे जो राजा के अंडर में रहा करते थे, तो जो लोग राजा के अंडर में रहा करते थे उन्हें कहा गया सब ऑर्डिनेट्स, ठीक है, सब ऑर्डिनेट्स। चूंकि एरिया इतना बड़ा होता था, डिवाइड करना भाई जरूरी था, तो कुछ लोग अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग रहते थे और कुछ लोग ऐसे थे जो राजा के अंडर में रहते थे। तो राजा के अंडर में रहने वाले लोगों को जो सबऑर्डिनेट कहलाए उन्हें सामंताज भी कहा जाता था, सामंताज भी कहा जाता था। चूंकि राजा इनको सामंत घोषित करता था या फिर ये लोग सामंताज नाम से जाने जाते थे, तो ये लोग क्या करते थे कि राजा के लिए खूब सारा काम किया करते थे, राजा को वो लोग गिफ्ट देते थे और ये सोच के भी करते थे कि राजा ने हमको इस एरिया का मालिक बनाया है, हमें इतना सारा एरिया दे दिया है, हमें यहाँ का मतलब एक तरीके से वहाँ का मालिक घोषित किया है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य है कि बदले में हम भी राजा को कुछ दें। तो इस तरीके से क्या था कि सामंताज और राजा के बीच एक कोऑर्डिनेशन बना रहता था। धीरे धीरे क्या हुआ कि सामंताज के पास वेल्थ आने शुरू हो गए, राजा उनको बहुत सारे लैंड्स दे दिया, तो धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, चीज़ें बहुत सारी हासिल कर ली। अब जब वो पावरफुल होते चले गए तो उन लोगों ने अपने आप को महासामंताज कहना स्टार्ट किया। पहले वो सामंताज थे, कब तक, जब तक वो वीक थे, राजा की सारी बातें मानते थे। क्योंकि अब उनके पास वेल्थ आ गया, वो लोग ग्रो करने लगे, तो वो खुद को महासामंताज कहने लगे। अब वो बोलते थे कि ये एरिया राजा का है ही नहीं, ये एरिया अगर राजा बोलता है कि मेरा है तो राजा आए हमारे से युद्ध करे, हम तैयार है युद्ध के लिए। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अब हम इतने पावरफुल हो चुके हैं कि राजा से हम आसानी से जीत सकते थे। और यही जो था, यहाँ से कनेक्शन जो सामंताज और राजा के बीच की थी वो टूटता चला गया। महासामंता तक तो ठीक था कि सामंत से उन्होंने खुद को महासामंत कहना स्टार्ट किया। अब एक और बात उभर के आती है कि उन लोगों ने खुद को महामंडलेश्वर कहना स्टार्ट किया। महामंडलेश्वर क्या है ये देखोगे आप, महामंडलेश्वर का मतलब होता है सर्कल ऑफ द रिंग्स। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया हम रह रहे हैं, जो एरिया हमारे आसपास की है, जहाँ हमारे ग्रुप के लोग रह रहे हैं, वो एरिया हमारा है, उस पर कहीं किसी प्रकार का कोई रूलिंग नहीं होना चाहिए। हम अपने एरिया के मालिक खुद हैं, हम अपने एरिया के किंग खुद हैं, हमें किंग की कोई ज़रूरत नहीं है। किंग अगर कहता है कि ये एरिया मेरा है तो वो आए हमसे युद्ध करे।
क्योंकि साफ बात है, यहाँ लिखा गया है कि दे वर नॉट इन नीड ऑफ किंग नाउ, उन्हें अब राजा की जरूरत नहीं थी, वो खुद को ही अब साम्राज्य मतलब अब खुद को ही राजा घोषित करने लगे। कभी कभी तो वो लोग ये बात करते थे कि हम लोग काफ़ी हैं, अपने लैंड को कंट्रोल करने के लिए हमें किसी अदर शक्तिशाली पावरफुल रूलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ हम लोग अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ ही कर सकते हैं। तो इससे जो सामंतस्य की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसका एक बहुत उदाहरण है जो बहुत ही प्रचलित है, वो है दंती दुर्ग। दंती दुर्ग के बारे में आपके बुक में बताया गया है कि दंती दुर्ग जो था वो एक राजा था, राष्ट्रकूट वंश का राजा था। उसने क्या किया था कि वो भी कभी एक जमाने में सामंत हुआ करता था, और वो सामंत किसका था मैं बता दूं कि कर्नाटका के जो चालुक्य थे उनका सामंत था। उसने भी यही किया, जैसे सामंताज ने खुद को महासामंत घोषित किया, उसने फिर महामंडेश्वर बना, राजा से एरियाज को लेकर खुद को पावरफुल करके उसने अपनी एक अलग डायनेस्टी बना ली, जिसको राष्ट्रकूट डायनेस्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसने हिरण्यगर्भ आप लोग देखोगे आपके बुक में मेंशन किया गया है, हिरण्यगर्भ रिचुअल को फॉलो कराया। तो हिरण्यगर्भ क्या होता है मैं बता दूं आपको कि ये एक प्रकार का ऐसा रिचुअल होता है जो किसी पुजारी या फिर कोई धार्मिक आदमी की मदद से कराया जाता है, कि क्योंकि जो दंती दुर्ग था वो बाय रिलीजन मतलब ठीक है जो भी था, बाय कास्ट वो क्षत्रिय नहीं था, तो वो ये रिचुअल करके दिखाना चाहता था कि मैं इसको फॉलो करके मैं अब राजा बनूंगा तो मैं क्षत्रिय बन गया। तो क्षत्रिय बनने की जो प्रक्रिया होती थी उसके लिए हिरण्यगर्भ कराया जाता था पुजारी लोग की मदद से। तो उसने ये रिचुअल्स को फॉलो किया, उसने इस ट्रेडिशन को फॉलो किया, ताकि मैं राजा बन गया हूँ, अब मैं राजपूतों की संज्ञा में आ गया हूँ। तो ठीक है, उसने ये चीज़ किया, वो राजा भी बना, वो इन रिचुअल्स को फॉलो किया, हिरण्यगर्भ को फॉलो करके आया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना बहुत जरूरी है? क्या बहुत जरूरी नहीं है? क्या यही आवश्यक है कि अगर कोई राजा होता है तो उसको क्षत्रिय होना होगा? तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ठीक है, यहाँ उसने ये चीज़ को फॉलो किया, हिरण्यगर्भ को उसने फॉलो किया, राजा बनना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षत्रिय लोग ही राजा बन सकते हैं, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ राजा होते थे लेकिन वो लोग राजपूत या फिर क्षत्रिय बाई कास्ट नहीं होते थे। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि कदम डायनेस्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके राजा जो थे वो मयूर शर्मन थे, वो भी बाई जो कास्ट थे वो क्षत्रिय नहीं थे। उसके बाद गुर्जर और प्रतिहार की अगर हम बात करते हैं तो उसके राजा जो हरिश्चंद्र थे वो भी ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से तमाम ऐसे कई सारे राजा मिलते हैं जो बाई कास्ट राजपूत या फिर क्षत्रिय नहीं होते थे, लेकिन यहाँ दंती दुर्ग ने ऐसा फॉलो किया, वो उसकी अपनी कोई बात होगी। दूसरा जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम यानी कि किंगडम में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ हम लोग को ये देखना है कि या फिर आपके बुक में मेंशन किया, आप देखोगे कि राजा जो थे वो खुद को बड़े बड़े नाम से बुलाना पसंद करवाते थे। ठीक है, उनको लगता था कि मैं राजा हूँ तो मुझे लोग महामंडलेश्वर कहे, मुझे महाराजाधिराज कहे, त्रिभुवन चक्रवर्ती कहे, इस तरह के कई सारे बड़े बड़े नाम होते थे जिसको वो लोग सुनना चाहते थे खुद के लिए, बड़े बड़े नाम, ताकि पावर्स जो है लोगों को पता चले मेरे हाथ में है। लेकिन पावर शेयरिंग की अगर बात करी जाए तो किंगडम्स इतने बड़े होते थे, डायनेस्टीज इतनी बड़ी होती थी कि अकेले उसको हैंडल करना भी सक्षम नहीं हो पाता था कोई राजा। तो इसके लिए उन्हें ट्रेडर्स, प्रिजेंट्स, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का हेल्प लेना पड़ता था, और राजा उन लोगों को क्या करता था, पावर शेयर कर देता था ताकि उसके बिहाफ पे वो लोग काम करते थे। तो पावर शेयर तो करते थे, लेकिन इसके बदले में राजा उनसे वसूली करता था, रिसोर्सेज लेता था। रिसोर्सेज जो लेता था वो फिर उनसे वो टैक्स क्यों लेता था? तो सबसे पहले बात कि अपने मिलिट्री आर्मी को मेंटेन रखे, अपने कमांडर्स को मेंटेन रखे, इसके लिए वो टैक्स लेता था, टैक्स उनसे वसूली करता था। तो यही कारण था कि रिसोर्सेज को उसने उन लोगों से लेना। और या फिर नॉट ओनली अबाउट आर्मी और कमांडर्स, मंदिर बने या फिर कोई भी रिलीजियस टेम्पल्स बना या फिर रिलीजियस ओकेजन्स हुए, उसको मेंटेन करने के लिए राजा क्या करता था कि इन तमाम लोगों से टैक्स वसूल करता था। तो इस तरीके से राजा ने टैक्स लेना स्टार्ट किया, और इन कारणों से वो टैक्स लेता था वो हम लोगों ने देखा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं भी आपको बताने जा रही हूँ, इसको काफ़ी ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, बिकॉज मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ से क्वेश्चंस ऑब्वियसली अराइज होंगे ही होंगे। यहाँ 400 टैक्सेस की बात की गई, 400 टैक्स की बात की गई है। वो क्या है कि ये जो 400 टैक्स है हैज़ बीन मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ चोलास डायनेस्टी से रिलेटेड जो हमें इंस्क्रिप्शंस प्राप्त हुई हैं, उन इंस्क्रिप्शंस में ये 400 टैक्सेस के बारे में बताया गया है या फिर 400 टैक्सेस को मेंशन किया गया है। और चोलास की अगर मैं बात करूँ तो चोलास जो थे वो तमिलनाडु पे रूल किया करते थे, तमिलनाडु पे इनका रूलिंग होता था। तो उस समय
जो टैक्स होते थे वो सोच लो आपकी 400 ऐसे टर्म्स थे, जैसे 400 तरह के वहाँ पे टैक्स इकट्ठे किए जाते थे। नॉट ओनली वन टैक्स, देयर आर 400 टाइप ऑफ टैक्स विच वी आर इन द हैबिट। तो 400 टैक्स वसूल किए जाते थे, और उसमें जो सबसे ज़्यादा टैक्स को यूज़ किया जाता था, जो सबसे ज़्यादा टैक्स यूज होता था वो था विटी। विटी टैक्स आपके बुक में दिया होगा कि विटी टैक्स जो था वो कैश के रूप में नहीं लिया जाता था, या तो उसे फोर्स्ड लेबर के रूप में लिया जाता था, या फिर उसे लैंड रेवेन्यू के रूप में लिया जाता था। तो ये 400 टैक्सेस जो है, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये चोलास के जो इंस्क्रिप्शन है उस पर इसको मेंशन किया गया है। वेटी जो टैक्स था वो टैक्स जो मतलब 400 जितने भी टैक्स के बारे में आपको बताया गया है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित ये था। ये कैश के रूप में नहीं लिया जाता था, ये फोर्स्ड लेबर के रूप में या फिर लैंड रेवेन्यू के रूप में लोगों से लिया जाता था। अब आता है प्रशस्तिज और लैंड ग्रांट्स। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग शायद पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे कि इनको एक चीज़ बहुत भाता था कि इनकी तारीफ होती रहे। प्रशस्तिज लोगों की हमेशा तारीफ होती रहे, उनको तरह तरह लोगों नाम से पुकारे, इनको ये बहुत अच्छा लगता था। और यही बस प्रशस्तिज के बारे में इतना ही आपके बुक में बताया गया है। अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। ठीक है, नागभट्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसने क्या क्या अचीव किया उसके बारे में मेंशन किया गया है आपके बुक में। तो मैं आपको बताऊं कि जो नागभट्ट की स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एक प्रशस्ति इसको शो किया गया है आपके बुक में, प्रशस्ति एक बुक जैसा होगा कुछ, उसको शो किया गया है। और प्रशस्ति जो है वो संस्कृत में लिखी गई है, यह ग्वालियर से मिला है। ग्वालियर में ही प्रशस्ति इसको फाइंड किया गया है, जिसमें नागभट्ट की चर्चा की गई है। तीसरी बात मैं बता दूं कि उस समय में जो पढ़े लिखे ब्राह्मण्स होते थे, या फिर जिनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी होती थी, वही इन प्रशस्तिस को लिखते थे। ठीक है, इसके बदले में जो राजा होते थे उनको रिवार्ड देते थे, कई सारी चीज़ों के द्वारा उनको रिवार्ड देते थे, जैसे अच्छे खासे आभूषण हो गए, लैंड हो गए। इसके बाद बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स थे जिसको राजा लोग इस खुशी में देते थे कि हाँ, मेरे अचीवमेंट्स के बारे में इन लोगों ने लिखा। तो ये गिफ्ट लेने और देने का परंपरा चलता था। तो जो राजा गिफ्ट देते थे, या फिर जो ये ब्राह्मण्स गिफ्ट को एक्सेप्ट करते थे, उसको एक कॉपर प्लेट पे रिकॉर्ड किया जाता था। कॉपर प्लेट पे इस जो एक्टिविटी होती थी गिफ्ट लेने की और देने की, जो एक खास समय होता था, या फिर जो ये परंपरा थी, उसको एक कॉपर प्लेट पे मेंशन किया जाता था, लिखा जाता था कि हाँ, इस राजा ने इस ब्राह्मण को इनकी प्रशंसा है, तो जो भी उसने प्रशंसा की इसके लिए इसको गिफ्ट दिया जा रहा है। और ये जो प्लेट पे लिखा जाता था उसकी भाषा जो होती थी वो पाली या फिर संस्कृत होती थी, पाली या फिर संस्कृत होती थी। तो यही था अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट। नागभट्ट के बारे में स्टोरी आपके बुक में बताया गया है। जब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है कि वारफेयर फॉर वेल्थ। ठीक है, किस तरीके से वेल्थ के लिए, धन अर्जन के लिए किंगडम्स में लड़ाई होती चली गई, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इसको पढ़ो, समझो, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।